हेलो गाइस, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप टू यू पे। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी पे बात करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। ये है हमारा क्वेश्चंस कि बंद कमरों में स्टोव व अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है। ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है कमरे में बिजली के तारों में आग कम लगना, स्टोव का बंद हो जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड से विषैण, स्टोव का फट जाना। इसमें तो हम लोग देखेंगे क्या जो हमारा जलता स्टोव या अंगीठी होती है उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निकलती है, बहुत मात्रा में निकलती है कार्बन मोनो गैस निकलती है। तो जब हमारा कमरा बंद रहेगा, बंद कमरे में, तो ये क्या होगी हमारे लिए, क्या हो जाएगी, बंद कमरा हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा भाई। उसमें गैसें भर जाएंगी कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे जो हमारे लिए हानिकारक होगी। इसीलिए क्या हमको ये सलाह दी जाती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाली ऑक्सीजन की मात्रा। ये न्यूमेरिकली क्वेश्चंस हैं, इसको हम अभी बता देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करके भी दिखाएंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो H2O है हमारा, वो क्या होता है, H2O पानी का सूत्र है H2O। H हमारा 2 प्लस ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा 16, इक्वल टू टोटल कितना हो जाएगा 18। H का जो परमाणु क्रमांक होगा वो 2, ऑक्सीजन का 16। फिर देखेंगे हम लोग क्या 18, 16 और 2 को ऐड कर दिया हमने तो 18 हो गया। देखेंगे 18 किलोग्राम से प्राप्त ऑक्सीजन की मात्रा जो हमारी होगी वो क्या होगी 16 किलोग्राम हो जाएगी। फिर हमसे पूछा क्या है, 90 किलोग्राम से पूछा है, तो इसलिए 90 किलोग्राम से प्राप्त ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी 16/18 इंटू 16/18 गुणे 90 हो जाएगा इक्वल टू। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 80 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ये हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा, जब न्यूमेरिकली वैल्यू मैं बताऊँगा तो एक ही साथ काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है, यह CO तथा H2 का मिश्रण है। तो जो हमारी प्राकृतिक गैस होती है, प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है, जिसमें 80% यानी 80% CH4 रहता है। इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है। तो इसमें हम अब आके ऑप्शंस में देखेंगे क्या हमारा मिलता जुलता हो रहा है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जा सकता है, नहीं हो सकता। यह गैसीय हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, ये भी नहीं हो सकता। इसका प्रयोग उर्वरकों के मिश्रण में किया जाता है। तो ये ऑप्शंस थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन हमको एकदम क्लियर चाहिए। तो यह CO तथा H2 का मिश्रण है, तो ऑप्शन डी ही हमारा सही होगा। क्या ये CO तथा H2 का ही मिश्रण होगा। और जो हमारा दिया हुआ ऑप्शन सी, इसका प्रयोग उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है, तो ये तो है किया जाता है, लेकिन क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग क्या पूछा है, प्राकृतिक गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो जो कथन सत्य होगा वो हमारा डी होगा। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोतों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह गैस प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए दिया हुआ है गर्म वर्कयंत्र पर तेल के छिड़काव द्वारा, बी दिया हुआ है पानी और हवा का मिश्रण तप्त कोक का पर प्रवाहित करने पर, तीसरा दिया हुआ है हवा को उद्दीप्त कोक के फैलाव पर प्रवाहित करने पर, ऑप्शन डी दिया हुआ है भाप को उदित कोक पर प्रवाहित करने पे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ये है हमारा प्रोड्यूसर गैस, ये ईंधन तथा कांच व इस्पात और नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग की जाती है, इसके रूप में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। यह गैस जो होती है वो क्या होती है, भाप को उद्दीप्त को प्रवाहित करने पर पर्याप्त होती है। कैसे ये प्राप्त होती है, जब भाप को हम लोग उद्दीप्त को प्रवाहित करते हैं तो ये हमें प्राप्त हो जाती है।
इस गैस को मुख्यतः नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का मिश्रण है। यानी कि इसे हम लोग क्या करेंगे, किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों के मिश्रण से भी, उसी का मिश्रण ही ये है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। इसमें से हमने तो अभी व्याख्या ही बताई। तो इसमें देखेंगे पहला क्या है, गर्म वर्क यंत्र पर तेल का छिड़काव द्वारा पानी और हवा का मिश्रण तप्त कोक पर प्रवाहित करने पर, हवा को उद्दीप्त कोक फैलाव पर प्रवाहित करने पर, और डी जो हमारा है भाप को उद्दीप्त कोक पर प्रवाहित करने पर। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, प्रदीप्त प्रकाश नलिका में निम्नलिखित में गैस होती है। ऑप्शन ए में हमारा दिया हुआ है नाइट्रोजन, बी में दिया हुआ है आर्गन, सी में दिया हुआ है नियान, और डी में दिया हुआ है ऑक्सीजन। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी जो ऑप्शन हमारा होगा वो क्या होगा, आर्गन। प्रदीप्त प्रकाश की नलिका में कौन सी गैस होती है, आर्गन। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। पहला विकल्प है नाइट्रोजन, दूसरा विकल्प आर्गन, यही सही है। सी में नियान है और डी में ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, हाइड्रोजन गैस सामान्यतया तैयार की जाती है। ए में है लाल गर्म कोक पर भाप की क्रिया द्वारा, बी है तनुकृत H2SO4 के साथ दानेदार जस्ते की अभिक्रिया द्वारा, सी है सांद्रित H2SO4 के साथ जस्ते की अभिक्रिया द्वारा, डी है तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा। इसका हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं, व्याख्या क्या होगी। तो जो हमारा तन H2SO4 होता है, इसमें पूछा है इसने हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है। तो जो तन H2SO4 होता है के साथ जो शुद्ध जस्ते की क्रिया हम लोग कराएंगे तो H2 गैस सामान्यतः तैयार हो जाती है। जस्ता Zn विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है। क्या होता है, जो हमारा Zn है ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होता है। अतः ZnH2SO4 में क्या हो सकता है, ZnH2SO4 में से H2 को अगर हम लोग क्या करें, अलग कर दें, इसको हम लोग अलग कर दें तो क्या होता है, ZnSO4 बनता है। क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा। तो इससे हमको क्या मतलब, इस डिफिनीशंस को देख के हमको कुछ तो पता चलेगा। आइए देखते हैं इसमें से क्या हमारा क्लियर हुआ है। ऑप्शन ए में लाल गर्म कोक पर भाप की क्रिया द्वारा, ये तो नहीं होगा। दूसरा होगा तनुकृत H2SO4 के साथ दानेदार जस्ते की अभिक्रिया द्वारा, ये भी नहीं होगा। सांद्रित H2SO4 के साथ जस्ते की अभिक्रिया द्वारा, कोई प्रश्न ही नहीं होता इसके होने का। ऑप्शन डी जो है क्या है, तनुकृत H2SO के साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया द्वारा, ये हमारा जो ऑप्शन है डी करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मेथेन, इथेन, हेक्सेन, बी में है इथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, और सी में है ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, डी में है मेथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जो हमारी एलपीजी गैस होती है, क्या होती है, एलपीजी गैस होती है या द्रवित पेट्रोलियम के प्रमुख संघटक ब्यूटेन और प्रोपेन है। तो एलपीजी जो हमारी गैस है उसके रिसाव की पहचान हेतु हम लोग क्या करते हैं, दुर्गंध युक्त पदार्थ मिथाइल मार्केप्टोन मिला दिया जाता है। क्या करते हैं, दुर्गंध युक्त पदार्थ मिथाइल मार्केप्टोन मिला देते हैं इसमें। तो इससे क्या होता है, इसमें ब्यूटेन की मात्रा क्या हो जाती है, सर्वाधिक हो जाती है। तो अब आते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल पे, देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल इसका करेक्ट है। मेथेन, इथेन, हेक्सेन, तो हमने जो बताया उसमें से तो ये नहीं मिल रहा है। इथेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, ये भी नहीं हो रहा है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये हमारा हो रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। डी में दिया है मेथेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, रसोई गैस मिश्रण है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा कार्बन मोनो ऑक्साइड का एवं ऑक्सीजन का, बी में दिया हुआ है ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, सी में दिया हुआ है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, और डी में दिया हुआ है हमारा प्रोपेन एवं ऑक्सीजन का। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो रसोई गैस है, रसोई गैस का मिश्रण है। तो हमारी रसोई गैस क्या होती है, एलपीजी होती है मुख्यतः। इसमें क्या होते हैं, ब्यूटेन एवं प्रोपेन की क्या मिश्रण होता है, किसका किसका मिश्रण होता है, वही पहला क्वेश्चन हमने, इससे नेक्स्ट पहला क्वेश्चन जो पढ़ा है उसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन पूरा है कि क्या क्या गैसें होती हैं। तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन का ये मिश्रण होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, कार्बन मोनो ऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, ये तो होगा नहीं। ब्यूटेन
एवं ऑक्सीजन का, तो ये भी नहीं होगा। ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, ये हमारा सही है। रसोई गैस में इन्हीं दोनों गैसों का मिश्रण होता है, प्रोपेन एवं ऑक्सीजन का हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो ये तो हमारा न्यूमेरिकल भी है, जैसे हमने बताया कि नेक्स्ट वीडियो मेरा जब आएगा तो न्यूमेरिकल सारे एक साथ ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। इसको हम वैसे ही बता देते हैं। अभी जो हमारा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, किसी गैस का आयतन, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकली वैल्यू, ये तो ज़्यादा नहीं है इसमें न्यूमेरिकल लगाने के लिए, इसको हम वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो इसको देखते हैं हम लोग। क्या जो गैस का हमारा आयतन है वो स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितना बढ़ा देना चाहिए, 25% बढ़ा देंगे, बढ़ाना होगा। 25% बढ़ा देंगे, 20% कम ही हो जाएगा अपने आप। किसी गैस का जो हमारा आयतन है स्थिर ताप पर क्या है 20% कम करने के लिए उस दाब को कितना प्रतिशत बढ़ाएंगे, तो हम लोग उस दाब को क्या करेंगे 25% क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। तो ये क्या होगा 20% आयतन जो है हमारा स्थिर ताप पर 20% कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा बी। ए में 20% दिया हुआ है, बी में 25%, सी में 30%, डी में 40%, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि तापमान कम कर देंगे, तापमान कम कर देने पे तो अब जो है तापमान कम कर देंगे तो हमारा जो सबसे कम तापमान हम लोग देख रहे हैं शून्य आयतन घेरेगी, तो हमारा जो है -273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी जो है ये क्या होता है, इस पर सभी गैसें क्या हो जाएंगी शून्य आयतन घेरेंगी। इसी पे क्या होगा, सभी जितनी भी गैसें होंगी वो सब क्या होंगी इस आयतन घेरेंगी। चार्ल्स के नियम के अनुसार जो हमारा परम शून्य है, परम शून्य ताप जो हमारा होता है वो क्या होता है 273 डिग्री सेल्सियस होता है। पर गैस का आयतन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, या शून्य हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हो जाना चाहिए। परंतु सभी वास्तविक गैसें क्या होती हैं, इस ताप पर पहुंचने से पहले ही क्या होती हैं, द्रव या ठोस पदार्थ में परिणत हो जाती हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्शन से इसका देखेंगे, हमने अभी इसका व्याख्या बताया। हमारा ए जो है वो क्या है 273, तो परमताप ही हमारा है। बी में क्या है 273.3 एंगस्ट्रॉम। सी में हमारा क्या है -273 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा यही ऑप्शन सी सही है। डी में क्या होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है वो बायल नियम निम्नलिखित स्थिति में लागू होता है। तो हम लोग ये किस नियम स्थिति में लागू होता है देखते हैं हम लोग। नियत दाब या नियत तापमान, ऑप्शन सी है नियत दाब और तापमान, और डी में दिया हुआ है नियत दाब लेकिन परिवर्ती तापमान। तो हम लोग इसकी व्याख्या कर लेते हैं थोड़ा सा। जो हमारा बॉयल नियम के अनुसार है वो स्थिर ताप नियत तापमान पर किसी गैस को निश्चित मात्रा उसकी हो या उसका आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः बॉयल का नियम नियत तापमान पर लागू होता है। बॉयल का नियम हमारा किस पे होगा, नियत तापमान पर लागू होगा। अब इसमें हम लोग देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। फर्स्ट ए पे दिया हुआ है नियत दाब या नियत तापमान, बी में दिया है नियत तापमान, सी में दिया है नियत दाब और तापमान, डी में नियत दाब लेकिन परिवर्तित तापमान। तो हमारा ऑप्शन भी सही होगा, जैसे हमने व्याख्या में पढ़ा नियत तापमान, वो क्या होगा नियत तापमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है, यह नियम कहा जाता है। तो यह नियम क्या कहा जाता है, अब जो क्या होगा, जो पूछ रहा है इसमें तो आवोगाद्रो जो होता है, क्या होता है आवोगाद्रो नियम है, यही ऑप्शन है हमारा सही होगा। बॉयल का नियम नहीं होगा, चार्ल्स का नियम नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, क्योंकि तापमान और दाब की स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसें समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है, नियम कहा जाता है। तो आवोगाद्रो जो हमारा नियम हमको बताया जाता है उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारा ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,